नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। अपने पढ़ रहे थे आधुनिक ज्योग्राफर, मॉडर्न ज्योग्राफर, आधुनिक भूगोलवेता। और इसी कड़ी में अपन ने पहले पढ़ लिए थे अलेक्जेंडर और हम्बोल्ट को पढ़ लिया था। और नेक्स्ट अपने उसी कड़ी में पढ़ेंगे कार्ल रिटर को। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर है, दोनों ही इनका काल है वो 1750 से 1850 के का जो काल है वो चिर संवत काल कहा जाता है। और रिटर और हम्बोल्ट दोनों को ही आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, तो इनका बहुत सारा योगदान है, इसी कारण इनको आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे हमने हम्बोल्ट में पढ़ा था, वनस्पति भूगोल का पिता भी कहा जाता है उनको, पादप भूगोल का, और जलवायु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी खोजें करी उन्होंने, और चिंबेरे जो चोटी की चढ़ाई करी उन्होंने, और ज्वालामुखी है जो विसुवियस जो ज्वालामुखी इटली में, उसका पता लगाया, ज्वालामुखी के मुख में उतरकर और निश्चित जो गैसें हैं उनका वर्णन किया, क्या क्या पदार्थ निकलते हैं वहां पे वो वर्णन किया, भूगर्भिक जो भी अध्ययन किए वहां पे, चट्टानों के संबंधित उन्होंने अध्ययन किए, और जलवायु के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया। हम्बोल्ट धारा पढ़ा हमने, तो हमें हम्बोल्ट और रिटर को एक साथ लेके चलना है और इनकी क्या सोच थी, क्या अप्रोच थी, उस हिसाब से हमें देखते हुए एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कार्ल रिटर को। दोनों की मृत्यु है वो 1859 में हुई थी, तो आपको अलग से कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, दोनों की 1859 में हुई थी। और 1779 कार्ल रिटर है, तो 1769 है वो है हम्बोल्ट। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 10 साल पढ़े थे हम्बोल्ट इनसे। देखते हैं अपने हम्बोल्ट का जन्म भी प्रुशिया जर्मनी में हुआ था, और प्रुशिया की लोकेशन अपन ने देखी थी, मैप में टैली करने की कोशिश करी थी, आपने देखी होगी। प्रुशिया है वो एक किंगडम था जर्मनी का, और एक राज्य था, कई सारे देशों का समूह था, पोलैंड, चेक गणराज्य, और जो रूस या परुशिया कह सकते हैं जिसको, कलिंगराद उसकी पहले कैपिटल रही थी, फिर बर्लिन उसकी कैपिटल रही थी। तो इस प्रकार से एक बड़ा सारा स्टेट था, उसका नाम प्रुशिया था। बाद में जर्मनी का जो विभाजन हो गया, उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में बट गया। तो प्रुशिया राज्य था, याद रखना आप। बर्लिन और कोनिग्सबर्ग या कलिनिंग्राद है वो उसकी कैपिटल थी। प्रुशिया जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, और ये ग्रीक, लैटिन और इतिहास और भूगोल का इनको नॉलेज था। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, इनको जो प्रारंभिक नॉलेज था, ग्रीक, लैटिन अच्छी भाषाएं, अच्छा नॉलेज था भाषाओं का इनको, इतिहास और भूगोल विद थे ये। नेक्स्ट है 1807 में ये हम्बोल्ट से मिले थे। 1807 में हम्बोल्ट से मिले थे, और लगभग 30 सालों तक ये बर्लिन शहर में रहे थे। 30 सालों तक दोनों विद्वान साथ रहे थे, 30 साल साथ रहे थे एक ही शहर में। तो ऐसी बात नहीं है कि इनमें दो अलग अलग विचारधारा अलग अलग थी, ये निगमनात्मक पद्धति के थे और हम्बोल्ट वो आगमनात्मक पद्धति का था, परंतु फिर भी इनके विचारों में कोई टकराहट नहीं थी। जो हम्बोल्ट की, इनकी रिटर की जो कृति है उसकी हम्बोल्ट ने बहुत प्रशंसा करी थी, उसको अच्छा ग्रंथ बताया था। तो साथ साथ काम भी किया इन्होंने, और 1807 में ये हम्बोल्ट से मिला था, और 30 साल एक ही शहर में रह गई। तो आप देख लेना, कभी आ सकते हैं। नेक्स्ट है जर्मनी में भूगोल का प्रथम प्रोफेसर बने थे ये 1820 में, प्रोफेसर बने थे रिटर बने थे जर्मनी में भूगोल के प्रथम। और इनके बाद जब हम्बोल्ट और रिटर के काल का समाप्त हो जाता है, जैसे 1859 में इनकी डेथ हो जाती है, फिर भूगोल में एक द्वंद्वता का युग आरंभ हो जाता है। द्वंद्वता तो पहले से थी, वर्न हार्डवेरियनिस, पर इस टाइम क्या होता है, 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसी आई थी, डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसी बुक है, डार्विन की प्रजातियों का उद्भव। तो उस बुक के आने से इनकी जो भी विचारधाराएं थी उन पे सवालिया चिन्ह खड़े हो गए थे। और स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आई थी 1859 में, और भूगोल को इतनी महत्ता नहीं दी गई थी उस टाइम, और इनके विचारों का विरोध होना शुरू हो गया था, जैसे प्रयोजनवादी जो विचारधारा है इसका विरोध हुआ था, और भी कई सारी चीजें हैं, मानव केंद्रित दृष्टिकोण है इसका भी विरोध हुआ था। रेटजेल का बाद में लेवेंसर्म कंसेप्ट आ गया था, तो उसकी चर्चा हुई थी, फिर वो छा गया था जर्मनी पे, छा गया था लेवेंसर्म जो कंसेप्ट है, और उसके बाद युद्ध हुए, जर्मनी को युद्ध में धकेला गया। तो ये सारी कंसेप्ट अपने देखेंगे, इनके बाद में देखेंगे। पर इनके बाद का जो काल है उसमें इनके जो भी विचारधारा है उसका ऐसे ऑलमोस्ट नष्ट सी हो गई थी। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि बर्लिन ज्योग्राफी ऑफ सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की, प्रोफेसर पद पर रहते हुए इन्होंने बर्लिन सोसाइटी, ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना करी। ये कई सारी सोसाइटी है, इनका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अपने एक सोसाइटी का भी एक बना देंगे वीडियो। तो
ये जो सोसाइटी क्या करती थी उस टाइम, अनुदान देती थी। जो जैसे भूगोल है, उस टाइम भूगोल को एक साइंटिफिक, स्पेसिफिक साइंटिफिक डिसिप्लिन में नहीं था, यानी कि विशिष्ट कोटि का विज्ञान नहीं था। भूगोल है वो सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित कर लिया जाता था, कभी प्राकृतिक विज्ञान में सम्मिलित कर लिया जाता था। तो भूगोल एक अम्ब्रेला कंसेप्ट बोलते हैं जिसको, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कंसेप्ट का मतलब होता है कि किसी की छत्र छाया में रहना, तो वो अन्य जो विज्ञान थे उनकी छत्र छाया में पल था। तो ये दोनों विद्वान मिलकर भी भूगोल को है वो नहीं ला पाए थे। अम्ब्रेला कंसेप्ट होता है, अम्ब्रेला कंसेप्ट, छत्र छाया में रहना। तो भूगोल है वो अन्य जैसे प्राकृतिक विज्ञान की छाया में या सामाजिक विज्ञान की छाया में भूगोल पल बढ़ रहा था। तो ये दोनों मिलकर भी एक विशिष्ट कोटि का विज्ञान इसको नहीं बना पाए थे। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इनका बहुत योगदान था, विशिष्ट कोटि का विज्ञान नहीं बना पाए दोनों मिलकर, अम्ब्रेला कंसेप्ट के रूप में ही जाना जाता था, का विज्ञान नहीं बन पाया था। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो ये जो सोसाइटीज थी ये क्या करती थी कि अनुदान देती थी विकास के लिए, खोज के लिए। तो नए नए जो आविष्कार होने चाहिए उस हिसाब से इन्होंने सोसाइटी की स्थापना करी, ताकि उसमें और आगे खोजें हों और भूगोल का विकास हो, एक स्वतंत्र एक उसकी एक पहचान हो भूगोल की कि हाँ ये एक विषय है, ये समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान से अलग विषय है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये सोसाइटी की स्थापना करी। नेक्स्ट है इनके, हमने हम्बोल्ट में पढ़ा था कि इनका कोई अकादमिक मित्र नहीं था और कोई फॉलोवर नहीं था, ना ही इनके पास कोई अकादमिक पद था। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जैसे इनके पास ये प्रोफेसर थे तो इनके पास बहुत सारी पावर थी, फिर भी हम्बोल्ट का प्रभाव जर्मनी से बाहर रिटर से ज्यादा था। हम्बोल्ट के पास कोई अकादमिक मित्र और अकादमिक पद न होते हुए भी रिटर से ज्यादा बाहर, जर्मनी से बाहर इनका प्रभाव ज्यादा था, हम्बोल्ट का ज्यादा था। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। और इनके शिष्य देखते हैं, जैसे हमने हम्बोल्ट के दो मित्र पढ़े थे, यहाँ थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम्बोल्ट और रिटर दोनों आपके साथ साथ चलेंगे, तो कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी मिक्सअप क्वेश्चन आएगा। तो इसको समझने के लिए फिर अपने इसको साथ साथ एक कंपैरिजन स्टडी बना रहे हैं अपने इसकी। तो उसमें हमने हम्बोल्ट के दोस्त पढ़े थे, बोनपार्लेंट को पढ़ा था और फॉस्टर को पढ़ा था। तो हमने उनके तो दो क्या पढ़े थे, मित्र पढ़े थे, इनके यहाँ शिष्य पढ़ रहे हैं क्योंकि ये प्रोफेसर बन गए थे। तो जो रिटर है उनके शिष्य है रेकलेस। रेकलेस है वो फ्रांस के बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोलवेता थे और ये प्रादेशिक भूगोलवेता थे। प्रादेशिक भूगोल की जो विधि है वो इन्होंने रिटर से सीखी थी। तो ये प्रादेशिक भूगोलवेता थे और इन्होंने दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का प्रादेशिक भूगोल लिखा था इन्होंने, दक्षिण अमेरिका के ऊपर इनका अध्ययन था। और इनकी जो पुस्तक थी वो थी ला टेरे। तो आप आगे अपने और इसका विवरण पढ़ेंगे, विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। ला टेरा इनकी दक्षिण अमेरिका पे बेस्ड प्रादेशिक भूगोलवेता थे, ये प्रादेशिक भूगोलवेता, क्योंकि रिटर भी प्रादेशिक भूगोलवेता थे तो इनका शिष्य था, इन्होंने भी प्रादेशिक भूगोल में काम किया है, प्रादेशिक भूगोलवेता थे। और इनको जो स्मिथ है उन्होंने इनको फ्रांस का रिटर कहा था कि ये रिटर की तरह प्रादेशिक भूगोलवेता थे। और टेलीलॉजिस्ट अप्रोच थी इनकी, सॉरी फ्रांस का रिटर कहा था स्मिथ ने, और ये सामाजिक अराजकतावादी थे। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, सामाजिक अराजकतावादी थे रेकलेस। तो इनका जो प्रादेशिक भूगोल में जो झुकाव है वो रिटर की वजह से हुआ था, सामाजिक अराजकतावादी थे ये। नेक्स्ट अपने इनका आगे और भी वर्णन पढ़ेंगे। सामाजिक अराजकतावादी थे रेकलेस। एलएसी रेकलेस इनका पूरा नाम था, एलएसी रेकलेस, एलएसी रेकलेस। और ला टेरेन की रचना थी 1886 में आई थी, 1886 में, 6 और 7 में। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है अर्नेस्ट कप। अर्नेस्ट कप जो है, अर्नेस्ट कप जो है वो है राजनीतिकार, राजनीतिकार थे अर्नेस्ट कप। तो आप इसको ध्यान रख लेना, राजनीतिकार थे। और ये प्रिंसटन जो यूनिवर्सिटी है यूएसए की, वहां पर ये भूगोल के प्रोफेसर के रूप में ये पद पाया था इन्होंने। राजनीतिकार थे अर्नेस्ट कप। नेक्स्ट है अर्नोल्ड गुयोट। अर्नोल्ड गुयोट है, अर्नोल्ड गुयोट है वो टेलियोलॉजिस्ट थे और ये प्रादेशिक भूगोलवेता थे, प्रादेशिक भूगोलवेता थे, ये भी प्रादेशिक भूगोलवेता थे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अर्नेस्ट कप राजनीतिकार थे और अर्नोल्ड गुयोट प्रादेशिक भूगोलवेता थे। और ये प्रिंसटन, सॉरी ये अर्नेस्ट कप नहीं, अर्नोल्ड जो गुयोट है ये प्रिंसटन में भूगोलवेता पद पर प्रोफेसर बने थे। अर्नोल्ड गुयोट प्रादेशिक भूगोलवेता, यूएसए में प्रोफेसर बने थे, यूएसए में प्रोफेसर बने थे। तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना आप।
प्रिंसटन विश्वविद्यालय जो, उसमें ये प्रोफेसर थे। नेक्स्ट अपने इनका योगदान पढ़ते हैं कार्ल ग्रेटर का। कार्ल ग्रेटर जो है वो उद्देश्यवादी विचारधारा थी इनकी। और उद्देश्यवादी विचारधारा का मतलब ये होता है कि प्रकृति में कोई भी घटना है उसका वो क्यों घटी, उसके पीछे एक प्रयोजन है, एक उद्देश्य है। तो अगर हमें उस घटना का अध्ययन करना है तो हम उस प्रयोजन को समझ सकते हैं उस घटना का अध्ययन करके। तो इनका प्रयोजनवादी या उद्देश्यवादी विचारधारा थी। और उद्देश्यवादी विचारधारा का एक दूसरा मतलब ये मिले तो ये भी होता है कि जो भी घटना है घटित हो रही है या फिर जो सृष्टि हम देख रहे हैं वो सारी ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है, ईश्वरीय इच्छा के अनुसार बनी हुई है। तो सारी चीजों का जो घटना है उनको ईश्वरीय इच्छा से जोड़ना, ईश्वरीय इच्छा को इन्होंने साक्ष्य पाया अपने जो भी इन्होंने कार्य किए। तो इस प्रकार से इनको बोलते हैं उद्देश्यवादी विचारधारा, ईश्वरीय इच्छा को साक्ष्य पाया इन्होंने। नेक्स्ट है नियतिवादी विचारधारा। नियतिवादी विचारधारा का यही मतलब होता है बेसिकली, तो नियतिवादी विचारधारा का मतलब कि जो भी घटना घटित होनी है वो पहले से फिक्स है और उसमें मानव का है वो ज्यादा हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इस प्रकार के इनके विचार थे। तो ये उद्देश्यवादी और नियतिवादी विचारधारा के थे। जबकि हम्बोल्ट जो था वो इनसे बिल्कुल अलग था। हम्बोल्ट था वो एग्नोस्टिक था, अज्ञेयवादी था। वो ईश्वर की जो सत्ता है उसमें संशय रखता था, उसमें बिलीव नहीं करता था और वो नीतिवादी विचारधारा का भी नहीं था। नेक्स्ट है प्रादेशिक भूगोल का पिता। हम जो रेटर हैं उन्होंने प्रदेश जो का अध्ययन करना है उसमें तुलनात्मक विवेचन को इन्होंने प्रधानता दी। और जो अगर हमें किसी प्रदेश का अध्ययन करना है तो उसको विभिन्न प्रदेशों के रूप में बांट कर, छोटे छोटे इकाइयों के रूप में उसको बांट कर फिर प्रदेश का अध्ययन करें, एक तुलनात्मक अध्ययन करें। तो प्रादेशिक भूगोल की नींव डाली इन्होंने भूगोल में, इसलिए इनको प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इससे पहले अपने स्ट्रैबो को भी पढ़ सकते हैं कि स्ट्रैबो को भी प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। उन्होंने भी क्षेत्रवर्णी निबंधों की नींव डाली थी। तो स्ट्रैबो रोमन थे और अगर जर्मन ज्योग्राफर में पढ़ा जाए तो रेटर आएंगे। रेटर है वो प्रादेशिक भूगोल के पिता कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने प्रादेशिक भूगोल की नींव डाली। प्रादेशिक भूगोल में अध्ययन की नींव रखी। तो देख लीजिएगा आप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अध्ययन की नींव डाली इसलिए इनको प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है विविधता में एकता। हमने हम्बोल्ट में पढ़ा था कि हम्बोल्ट है उन्होंने कहा था यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी, बहुलता में एकता, और इन्होंने कहा विविधता में एकता। बेसिकली क्या है कि ये दोनों ही आदर्शवादी कवि थे, आदर्शवादी ज्योग्राफर थे। और इनका जो क्या था कि इनका मानना था कि जो भी प्रकृति में जो भी चीज एग्जिस्टेंस में है उसके पीछे किसी न किसी घटनाएं अलग अलग घटित होती है, पर उनका जो एक कारण है, जो इनके लास्ट में जो इनका एक रिजल्ट है वो एक एकता के रूप में है, ऐसा इनका मानना था। और इन्होंने ऐसा पाया इसलिए इन्होंने विविधता में एकता, और उन्होंने हम्बोल्ट ने मल्टीप्लिसिटी, यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी, और इन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी। थोड़ा शब्दों में डिफरेंस है, बाकी दोनों का भावार्थ कहने का मतलब दोनों का ही एक है कि प्रकृति में जितनी भी जैविक अजैविक घटना है वो एक दूसरे से संबंधित है, रेसिप्रोकल है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। बहुलता में होकर भी, अलग अलग होकर भी वो सारी एक ही चीज का योग है, इस प्रकार का इनका मानना था। तो विविधता में एकता और उनका था बहुलता में एकता। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा, विविधता में एकता। नेक्स्ट जो ब्लांस आएंगे वो भी विविधता में एकता की, पार्थिव एकता की बात करेंगे, तो उसको हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें इनको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट अपने देखते हैं भूदृश्यों का स्थानिक अध्ययन। भूदृश्यों का स्थानिक अध्ययन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी क्षेत्र में अपने जाएंगे वहां अपने उन सांस्कृतिक दृश्यों का, भूदृश्य का मतलब होता है कि एक मनुष्य निर्मित जो स्ट्रक्चर है वो भी कह सकते हैं। भूदृश्य में सब चीजें आ जाती है, जैसे प्राकृतिक भूदृश्य भी हो सकता है, मानवकृत भूदृश्य भी हो सकता है, सांस्कृतिक भूदृश्य भी हो सकता है। ये अपने जो सांस्कृतिक भूगोल पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। लैंडस्केप क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है, वो सारी चीजें आपने आगे पढ़ लेंगे। तो स्थानिक अध्ययन, भूदृश्यों का स्थानिक अध्ययन मतलब हो गया, अगर हमने एक घर बनाया तो वो भी एक भूदृश्य ही है, एक पहाड़ है, एक नदी बह रही है तो वो भी एक भूदृश्य है। तो हम इसमें देखते हैं कि इन्होंने बताया कि भूदृश्यों का स्थानिक अध्ययन होना चाहिए। इन्होंने ऐसे बताया कि जो भूदृश्य होते हैं, जैसे कोई सांस्कृतिक भूदृश्य मान लिया अपने किसी क्षेत्र में, तो वो सांस्कृतिक भूदृश्य है या स्थानीय भूदृश्य है। जो सांस्कृतिक भूदृश्य है वो वहां की जो भौतिक दशाएं हैं उनका ही योग है।
जो भौतिक दशाएं हैं किसी क्षेत्र की वो सांस्कृतिक भूदृश्य यानी मानवीय पक्ष को भी प्रभावित करेगी, ऐसा इनका मानना था। तो अगर हम किसी सांस्कृतिक भूदृश्य का या किसी भी भूदृश्य का, राजनीतिक मान सकते हो आप, प्राकृतिक मान सकते हो, पर्यावरणीय भूदृश्य मान सकते हो, अगर उसका अध्ययन करना है तो हमें स्थानिक उस स्थान की लोकेलिटी पर जाकर उसका अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हम उस, जैसे कि हमने कोई राजनीतिक परिदृश्य लिया या भूदृश्य लिया, तो अगर हम वहाँ का अध्ययन करें तो उस जो क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस भूदृश्य के बदलने से, तो वो उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि सांस्कृतिक भूदृश्य है वो भौतिक दशाओं का योग है। तो आप भौतिक दशाओं और जो सांस्कृतिक दशाएं हैं उनको इन्होंने सम्मिलित करके अध्ययन करने का विधि बताई। सांस्कृतिक भूदृश्य है वो भौतिक दशाओं का योग है, यानी कि भौतिक दशाएं हैं वो प्रभावित करती है हर हाल में। सभी जो भूदृश्य है मानव निर्मित उनको भौतिक दशाएं प्रभावित करती है, भौतिक दशाओं का योग है। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें लैंडर कुंडे। इन्होंने आगे अपने और पढ़ेंगे, पेज की कंसेप्ट आई थी ब्लांस की, तो उससे भी पहले इन्होंने ये बता दिया था कि अगर हमें किसी प्राकृतिक प्रदेश, किसी भी प्रदेश का अध्ययन करना है तो उसको छोटे छोटे नेचुरल रीजन्स में, प्राकृतिक प्रदेशों में बांटकर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों में बांट के, नेचुरल रीजन्स में बांट के उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये विधि भी इन्होंने विकसित की। प्राकृतिक प्रदेशों में बांटकर किसी भी इकाई का अगर अध्ययन करना है, बड़ी इकाई का, तो उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर उसका अध्ययन, प्राकृतिक प्रदेशों में बांटकर अध्ययन करना। तो लैंडर कुंडे, ये शब्द डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लैंडर कुंडे या डायड कुंडे, एड कुंडे, ये भी आगे शब्द आएंगे, अध्ययन करना। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं निगमनात्मक उपागम। इससे भी पहले अपने निगमनात्मक उपागम को पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी अपने डिस्कस किया था। निगमनात्मक उपागम में क्या होता है कि तर्कों की रचना है वो क्या होती है, सामान्य से विशेष। तर्कों की रचना सामान्य से विशेष में होती है। और ये जो उपागम था सबसे पहले प्लूटो ने यूज किया था विशेष में। तो इन्होंने जो भी इनका अध्ययन था, फील्ड वर्क था, तो उसमें इन्होंने क्या अपने निगमनात्मक उपागम को और इन्होंने यूज किया है। तो अब थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इनका निगमनात्मक उपागम है और हमबोल्ट का है वो है आगमनात्मक उपागम। नेक्स्ट अपने देखते हैं अर्धकुंडे। अर्धकुंडे का मतलब होता है पृथ्वी का विज्ञान, पृथ्वी का विज्ञान या पृथ्वी वर्णन का विज्ञान, पृथ्वी का विज्ञान। तो इसको जो ये शब्द है ये सारे जर्मन शब्द हैं, अर्धकुंडे, लैंडर कुंडे, डायड कुंडे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अर्धकुंडे का मतलब होता है पृथ्वी का विज्ञान या पृथ्वी का विज्ञान, और पृथ्वी वर्णन का विज्ञान भी कह सकते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था कि अगर हमें पृथ्वी को समझना है तो पृथ्वी के नियमों के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछताछ करनी चाहिए। ये इनका कथन था कि पृथ्वी के नियमों के बारे में, पृथ्वी के नियमों के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछताछ करनी चाहिए। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है। तो इसका आपने अर्थ भी समझेंगे, क्या मतलब होता है इसका, स्वयं पृथ्वी से पूछताछ करनी चाहिए। आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अपने समझेंगे। इसका मतलब होता है एक अपने को एक परीक्षण वाली, एक ऑब्जर्वेशन वाली अपने पास एक दृष्टि होनी चाहिए। इनका मानना ऐसे था कि अगर पृथ्वी के बारे में कोई नियम है या कोई व्यवस्था है तो उसके पीछे कोई नियम होगा। अगर हमें उसका अध्ययन करना है तो हमें उसका अवलोकन करना पड़ेगा, हमें एक परीक्षण की दृष्टि विकसित करनी होगी ताकि हम उस व्यवस्था के पीछे क्या नियम है, क्या प्रयोजन है, उसको समझ पाए। तो इसलिए इनका कहना था कि अगर हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है तो पृथ्वी एक व्यवस्था है अपने आप में। अगर कोई व्यवस्था है तो उसका कोई नियम होगा। तो अगर हम उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका प्रेक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे तो हम उस नियम को जान पाएंगे। तो आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ये कथन क्या कहना चाहता है ये समझ में आ गया होगा कि एक अवलोकन की दृष्टि होनी चाहिए। अगर कोई भूगोलवेत्ता है, उसको पृथ्वी के बारे में जानना है, तो पहले वो एक माइंड सेट बनाए अपना कि हाँ ये एक व्यवस्था है, इसका कोई ना कोई नियम है, उसको हम अध्ययन कर सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं। तो ये बुद्धि विकसित करने की इन्होंने कहा इस बारे में। नेक्स्ट क्या था कि ये खुद आर्मचेयर ज्योग्राफर थे, पर इनका ऐसा मानना था कि भूगोल है वो प्रेक्षण, एक कमरे में बंद होकर बैठकर पढ़ने का विषय नहीं है। भूगोलवेत्ता है, उसकी दृष्टि है, उसकी जो रुचि है वो अवलोकन में होनी चाहिए, फील्ड वर्क है उसमें होनी चाहिए। तो ऐसा इनका मानना था।
हालांकि ये खुद आर्म चेयर ज्योग्राफर थे, इससे पहले भी आर्म चेयर ज्योग्राफर हमने पढ़ा है इमैनुअल कांट को, तो इनकी खुद की रुचि नहीं थी। और पहले इन्होंने भी अध्ययन किया, जैसे इनका जो प्रारंभिक जो वर्क है इसमें फील्ड वर्क का है, इन्होंने किया है। और बाद में जो इनका जो वर्क है वो लगभग अन्य जो ग्रंथ है उनके बारे में अध्ययन करके और फिर इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उनका वर्णन किया है, उनको बनाया है। तो पृथ्वी के नियमों के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछताछ करनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट अपने देखते हैं मानव केंद्रित दृष्टिकोण। हम्बोल्ट और रिटर में अगर हम एक समानता देखें तो हम्बोल्ट का भी यही मानना था कि जो प्राकृतिक भूगोल है या जो भौतिक भूगोल है उसमें मानवीय पक्ष है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मानवीय पक्ष है उसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी कि खगोल विज्ञान मानते हैं अपने। या फिर इन्होंने ऐसे माना था कि अगर प्राकृतिक भूगोल है उसमें अगर हम नदियों पठार इनका मात्र वर्णन कर रहे हैं तो ये भूगोल नहीं है। जब तक हम उसको मानव में सम्मिलित नहीं करेंगे तब तक वो भूगोल है वो संपूर्ण नहीं हो सकता। तो जीव निर्जीव की समग्रता एज एन होल और होम ऑफ मैन, पृथ्वी की जो मानवीय निवास के रूप में संकल्पना, ये सब हम्बोल्ट के स्टेटमेंट थे। और यहाँ ये भी हम्बोल्ट से संबंधित है कि अगर हमें पृथ्वी को अध्ययन करना है, पृथ्वी का अध्ययन करना है तो वो हमारा दृष्टिकोण है वो मानव केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। तो जो प्राकृतिक भूगोल है उसका जो दृष्टिकोण है, प्राकृतिक भूगोल है उसमें भी हमें मानवीय जो दशाएं हैं उनका वर्णन, प्राकृतिक भूगोल को भी मानवीय दशाओं का वर्णन, प्राकृतिक भूगोल में भी मानवीय पक्ष पर बल दिया इन्होंने, मानवीय पक्ष पर। तो आप इन सबको हमने इतने सारे पॉइंट पढ़ लिए और हम यही देख पा रहे हैं कि हम्बोल्ट और रिटर में बिल्कुल भी कहीं भी डिफरेंस नहीं था। जरूर इनकी पद्धति अलग अलग थी, ये दोनों ही आदर्शवादी भूगोलवेता थे। तो आप देख पा रहे हो प्राकृतिक भूगोल है मानवीय पक्ष पर बल दिया इन्होंने। नेक्स्ट अपने देखेंगे इनकी जो रचना है डाई अर्धकुंडे। डाई अर्धकुंडे या अर्धकुंडे, अर्धकुंडे का शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया पृथ्वी का विज्ञान। और इनकी जो बुक थी जो डाई अर्धकुंडे वो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। ये इनकी रचना है डाई अर्धकुंडे। डाई अर्धकुंडे इनकी कृति है या रचना है डाई अर्धकुंडे। और डाई अर्धकुंडे जो है उसको 2 भागों में उसका वर्णन है, फर्स्ट और सेकंड, इसके 2 भाग हैं। और फर्स्ट जो भाग है उसमें अफ्रीका महाद्वीप का वर्णन है। 1816 में ये पूरी हुई थी और 1817 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1817 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो जो डाई अर्धकुंडे है उसमें अफ्रीका महाद्वीप का प्रादेशिक वर्णन है। तो आप देख लीजिए ये प्रादेशिक जो विवरण की बुक है, ये प्रादेशिक अवधारणा पर आधारित या प्रादेशिक अवधारणा वाली बुक है। ये इसमें प्रदेशों का वर्णन है। डाई अर्धकुंडे में प्रादेशिक अवधारणा पर बल दिया गया है। तो आप देख लीजिए इसमें इसके 2 भाग है। इसमें तीसरा भाग जो था यूरोप का महाद्वीप का वर्णन, वो जो रिटर है उनका बहुत इच्छा थी यूरोप का वर्णन करने की, पर वो यूरोप का वर्णन है वो अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर पाए थे। 1859 में इनका देहांत हो गया था। बहुत समय था फिर भी किन्हीं कारणों से वो नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने जो डाई अर्धकुंडे है उसके प्रथम भाग में क्या लिखा, अफ्रीका महाद्वीप का प्रादेशिक वर्णन दिया। और जो द्वितीय भाग है उसमें एशिया महाद्वीप का वर्णन किया। तो जो रिटर है उनका ऐसा मानना था, रिटर का ऐसा मानना था कि अगर हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी जो बाहरी परपट्टी है उसका अध्ययन करना, ऐसा इनका मानना था। और मानव के पक्ष पर इन्होंने बहुत ज्यादा मानव के पक्ष पर इन्होंने बहुत बल दिया। प्रादेशिक भूगोल में भी मानवीय पक्ष पर बल दिया। नेक्स्ट इन्होंने जो विभिन्न जो महाद्वीप है उनमें जो प्रजातियों के बारे में भी इन्होंने थोड़ा बताया, तो वो हम देख लेते हैं। इन्होंने जो प्राकृतिक वातावरण है उसके आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया। तो इन्होंने बताया कि अफ्रीका में जो है काले रंग के निग्रो, अफ्रीका रंग काला है जिनका, और काले रंग के होते हैं निग्रो। एक सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया निग्रो काले रंग के। और जो रेड इंडियंस होते हैं, रेड इंडियंस अमेरिका में, और उनका लाल रंग बताया था। ये कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं था। आगे इन्होंने एक सिर्फ सामान्य एक बताया था कि महाद्वीपों के हिसाब से
और प्रजाति प्रजाति के ऊपर जलवायु की महत्ता या इम्पोर्टेंस बताने के लिए इन्होंने ऐसा कहा था। रेड इंडियंस जो है अमेरिका में वो लाल रंग के, मंगोलाइड है, मंगोलाइड एशिया और पीले रंग के। तो वर्तमान में आगे जब हम प्रजाति भूगोल पढ़ेंगे तब हम बहुत सारे इनमें पढ़ेंगे उनका किन किन विद्वानों ने क्या क्या काम किया, किस आधार पर बांटा, प्रजातियों का वर्गीकरण दिया, वो भी अपने पढ़ेंगे। पर इन्होंने एक महाद्वीप या जलवायु के बताते हुए, इंपॉर्टेंस बताते हुए महाद्वीपों में जनजातियों का सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो ये भी आ सकता है। और जो काके साइड है यूरोप, तो इनके बारे में बताया, काके साइड यूरोप, श्वेत वर्ण वाले। तो इनसे क्या हुआ कि हमबोल्ट जो है उन्होंने भी जाति के बारे में वर्णन किया था। उन्होंने भी ये माना था कि जो सभी जीव हैं उनकी उत्पत्ति है वो समान हुई है, कोई भी जाति है वो श्रेष्ठ नहीं है, कोई हीन नहीं है, ऐसा उनका मानना था। और रिटर ने भी इस बारे में बताया था रंगों के बारे में, पर ये एक सामान्य वर्गीकरण था, ऐसे नहीं था कि बहुत ज्यादा डेप्थ में बताया था इन्होंने। तो महाद्वीपों के हिसाब से इन्होंने प्रजातियों के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो एक बार थोड़ा सा अपने और इसको रिवाइज कर लेते हैं रिटर को। हमारा एक कंपैरिजन, एक स्टडी हो सके हमबोल्ट और रिटर की, इस हिसाब से पढ़ने का उद्देश्य है। दोनों का जो समय है वो हमने देख लिया। मृत्यु दोनों की 1859 में हुई थी और जन्म दोनों का एक पश्चात जर्मनी में हुआ था। और जो हमबोल्ट को जब हमने पढ़ा था प्रारंभिक अध्ययन और हमबोल्ट की रुचि या हमबोल्ट का योगदान जो पढ़ा था, तो उसमें हमने एक लंबी सारी लिस्ट पढ़ी थी। बोटनिस्ट थे वो, और इतिहासज्ञ थे, भूगोलविद थे, भूगर्भ विज्ञानी थे, खनन के पद पर रहे थे वो, जबकि ये प्रोफेसर थे। और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने उसमें। तो इस प्रकार से वो बहुत ही एक, हमने उसमें एक ये वक्तव्य भी पढ़ा था, एक लाइन ये भी पढ़ी थी कि सर जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट जो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रकांड विद्वान थे, उस हिसाब से वो थे। जैसे इमैनुअल कांट में भी हमने पढ़ा था कि वो प्रकांड विद्वान थे। तो उस वाले जो विचारधारा है उसके वो लास्ट कवि थे। तो रिटर जो है वो इतिहासविद भी मान सकते हैं उनको, और भूगोल, दो क्षेत्रों में ही इनका योगदान है, ज्यादा इनका योगदान नहीं है। और ज्यादा इनका इसलिए इनको योगदान है कि हमबोल्ट था उनका, वो एग्नोस्टिक ज्योग्राफर थे, अज्ञेयवादी थे, ईश्वर के बारे में उन्होंने कहीं कुछ भी वर्णन नहीं किया था। जबकि जो रिटर है उन्होंने अपने सभी कार्यों में ईश्वरीय इच्छा को साक्ष्य पाया, ईश्वर को साक्षी मानते हुए अपना जो भी कार्य है वो इन्होंने किया। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। टेलियोलॉजिस्ट अप्रोच के थे, वो टेलियोलॉजिस्ट अप्रोच के नहीं थे। और इन्होंने प्रादेशिक भूगोल में अधिक काम किया है। उन्होंने यूरेनोग्राफी, कॉस्मोग्राफी में बांटा था, खगोल विज्ञान का भी उनको नॉलेज था, पर इनका खगोल में काम नहीं है। तो बेसिकली ये जो ज्योग्राफर है दोनों ने ही भूगोल को सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एक विज्ञान बनाने की चेष्टा थी इनकी, और उसमें ये सफल भी हुए। और इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं अपने कि जो थोड़ा सा जो रिटर थे वो भी हमने एक उसमें पढ़ा था, क्षेत्रीय अध्ययन, फील्ड सर्वेक्षण में थे वो, फील्ड का वर्क ज्यादा किया था हमबोल्ट ने। और हमने पढ़ा था अनुभविक विचारधारा के जो विद्वान थे ये, तो ये भी एम्पेरिकल ज्योग्राफर थे, अनुभविक, सॉरी अनुभविक भूगोलविदा थे ये, अनुभविक, अनुभव के आधार पर, और अपना जो ज्ञान दिया था इन्होंने अनुभव के आधार पर वर्णन करते थे ये अपने कार्यों का। अनुभविक भूगोलविदा थे ये। और आर्मचेयर ज्योग्राफर थे, आर्मचेयर, जबकि इन्होंने खुद कहा था कि जो भूगोल है वो कमरे में बैठकर पढ़ने का जो विज्ञान है वो नहीं है, बाहर फील्ड वर्क करने का विज्ञान है, ऐसा इन्होंने कहा था। आर्मचेयर ज्योग्राफर थे ये। और डिटर्मिनिस्ट थे ये, नियतिवादी थे, हमने देख लिया, नियतिवादी विचारधारा के थे, निगमनात्मक थे। थोड़ा सा आप एक और स्टडी बना सकते हो, एक बेसिक सा। अनुभविक ज्योग्राफर थे ये एक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, रिटर को पढ़ा, और आधुनिक भूगोल की नींव रखी थी रिटर और हमबोल्ट ने, दोनों को ही आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आप ये बात अलग अलग नहीं कहा जाता, दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। अगर ऑप्शन में नहीं हो रिटर
तो आप हम्बोल्ट को कर सकते हो, हम्बोल्ट नहीं हो तो आप रिटर को कर सकते हो, वो कोई डाउट है ही नहीं। तो दोनों को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो आज के लेक्चर में अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो।